इशू ऑफ शेयर्स को समझने के लिए ना पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, राइट। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है, एक बार ध्यान से इसको जरा समझते हैं। 10 से 15 मिनट की जो थ्योरेटिकल चीजें हैं मैं उसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेकर के जाऊंगा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, राइट। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे तो वो थ्योरी भी साथ साथ हम लोग करते चले जाएंगे, राइट। अब देखो करना क्या, हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, ये शेयर्स की बात कर रहा है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रखता है, उसका शेयर होता है किसी कंपनी में, दैट इज कॉल्ड शेयर। अब वो शेयर को कैसे हमें डील करना है, कैसे उसको इशू करना है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कंपनी को। देखो अभी तक आप लोगों ने जितनी भी अकाउंटिंग करी है, जितनी भी आज तक अकाउंटिंग करी है, चलो मैं स्टार्टिंग से लेकर के चलता हूं आपकी अकाउंटिंग को। आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग करी थी, किसकी बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप की, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? आपका एक सिंगल ओनर होता था, एक ही पर्सन होता था जो अपनी कैपिटल लगा रहा है, वही पैसा कमा रहा है या गवा रहा है, जो भी कर रहा है वही मालिक है, ठीक है। जब जब उसको कैपिटल की जरूरत है वो लेकर के आ जाता था अपना पैसा घर से और अपनी कैपिटल लगाता था और अपना बिजनेस को करता था। ये हमने पूरा 11th क्लास में समझा सोल प्रोप्राइटरशिप को। फिर आप 12th में आगे कैसे जैसे कितने पढ़ते, ठीक है। 12th क्लास में सबसे पहले आपने क्या समझा भाई? पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप में आ गए आप लोग। अब जब पार्टनरशिप को आपने समझा तो पार्टनरशिप में फर्म की बात हुई जो कि एक से ज्यादा लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। कम से कम कितने लोग थे भाई? कम से कम कितने लोग चलाते हैं इसको? कम से कम 2 लोग चलाते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है। तो चलो हम अपने एग्जांपल में 4 लोगों को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं इससे ज्यादा के नहीं आते, राइट। तो मान लेते हैं 4 लोग मिलकर के हमारी पार्टनरशिप को शुरू कर रहे हैं, और अब ये पार्टनरशिप शुरू हो गई और इन्होंने क्या किया? मिलकर के कैपिटल इन्वेस्ट किया, राइट। मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा, काम किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ मिलकर के बांट लिया। यही चला, हमने पूरी पार्टनरशिप में यही देखा, राइट। लेकिन अब 12th क्लास में अब एक और जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, दैट इज कंपनी अकाउंटिंग। अब ये कंपनी का मतलब क्या भाई? कंपनी में अब एक आध कोई मालिक नहीं है, कंपनी में ना बहुत सारे मालिक हैं, बहुत सारे मालिक हैं। मतलब कंपनी में जो कम से कम मेंबर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं भाई? कंपनी में कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं? कम से कम 7 मेंबर्स हो सकते हैं। याद रखना, कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं? 7। लेकिन उसके ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी एक्सीड कर सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ऑनर्स, कितने भी। ऑनर्स नहीं बोलेंगे इसको, मेंबर्स बोलेंगे, और मेंबर्स ना बोलें अगर तो हम लोग शेयर होल्डर्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो लोग होते हैं ना, ये या तो मेंबर्स कहलाते हैं या फिर शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। और एक्चुअल में ये कौन है? एक्चुअल में ये नॉर्मल पब्लिक भी है। कौन है? नॉर्मल पब्लिक भी है इसके अंदर। अब ये पब्लिक कैसे है और वो जो मेंबर्स की बात कर रहा था उनमें क्या डिफरेंस है, वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए एक छोटी सी चीज समझो। देखो अगर आप इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो ये जो लोग है, ये वाला जो पर्सन है जो अकेला एक अपनी कंपनी को चला रहा है, ये जितना भी प्रॉफिट है वो अकेले खाता है ना। मान के चलो चॉकलेट है, प्रॉफिट क्या है? एक चॉकलेट। तो ये कौन सी चॉकलेट खा रहा है? ये खा रहा है भाई 5 स्टार। 5 स्टार एक ही बार होता है, अब कैसे तोड़ेगा उसको? एक अकेला खाएगा वो, ठीक है। ये कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स है। तो इनकी जो चॉकलेट बन रही है, ये उसमें कितने हिस्से कर रहे हैं? 4 हिस्से। ये कौन सी चॉकलेट बन गई भाई? ये कौन सी चॉकलेट खाते हैं? ये खाते हैं किटकैट, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो आपस में इजीली वो बांट सकते हैं, ठीक है। पता है कि कैसे बांटना है, तो उन्होंने अपना आपस में प्रॉफिट बांट लिया। लेकिन जब मैं बात करूं कंपनी की, तो यहां पर भी तो भाई प्रॉफिट होगा, यहां पर भी तो एक प्रॉफिट होता होगा। तो ये लोग जो इस प्रॉफिट को बांट रहे हैं, ये किस तरह से बांट रहे हैं बेटा? ये कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं? ये खा रहे हैं डेयरी मिल्क, ये खा रहे हैं डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है। अब यहां पर ये छोटे 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 यूनिट्स बना दिए इसने। इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को इन्होंने क्या कर दिया? छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। जिसका जितना जितना हिस्सा बनेगा उसको तोड़ तोड़ कर देते चले जाएंगे, इजी हो गया काम, राइट। तो इनकी चॉकलेट का नाम हो गया डेयरी मिल्क, इनकी चॉकलेट का नाम हो गया किटकैट, और ये क्या हो गया? क्या? हमें चॉकलेट्स की बात नहीं करेंगे, हमारा ये तो समझने का एक तरीका है। अब यहां पर ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने जिसको हाईलाइट किया, ये वाले यूनिट,
इस एक पर्टिकुलर छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, या फिर आप इसको अभी के लिए समझ लो शेयर, राइट? किसी एक पर्टिकुलर शेयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके टोटल सारे कैपिटल की एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहा हूं। अब इससे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो जो भी हमारी टोटल कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, और हर एक शेयर की कम से कम एक छोटी सी वैल्यू होती है जो मिनिमम वैल्यू होती है, यानी एक शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस तो होगा ना। मान के चलते हैं 10 रुपए है, तो अगर ये वाला यूनिट किसी को भी लेना है तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10 रुपीज, यानी 10 रुपीज का एक शेयर है। और ये जो 10 रुपीज बोला इसे ही बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का जो प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ये जब कंपनी स्टार्ट होती है तो ये स्टार्ट करते हैं कुछ एक प्रमोटर्स, उनको क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा, आइडिया बनाया, बिजनेस की प्लानिंग करी, और इन्होंने ये सोचा कि चलो यार इस तरह का एक बिजनेस करेंगे और उसको पब्लिक लिमिटेड बना देंगे ताकि पब्लिक का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट हो और पब्लिक भी इसमें कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया सोचा होगा, कंपनी का नाम सोचा होगा, उसको रजिस्टर्ड कराया होगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इनिशिएशन तो लिया उन्होंने। वो लोग एक्चुअल में मालिक थे जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जब उन्होंने उस कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया, रजिस्टर्ड कहां पर कराते हैं भाई? रजिस्टर्ड कराते हैं आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसमें कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया। और जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें ना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपके जो मेंबर्स होने वाले हैं उनके नाम, उनकी पूरी प्रोफाइल, उनके पैन नंबर, उनका पता नहीं क्या क्या, कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें बनवाने भी पड़ते हैं, और ये सब प्रोफेशनल्स बना पाएंगे। अगर आपने सोचा कि हम भी 4 बंदे मिलकर के एक कंपनी बना देते हैं, धीरे धीरे करके पब्लिक से पैसा ले लेंगे, तो वो इतना आसान नहीं होता। आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। अब वो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उन डॉक्यूमेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट बनता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। इस डॉक्यूमेंट में हमारी कंपनी की सारी बेसिक डिटेल्स दिखाई देंगी शुरू में। मतलब वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपसे जानना चाहती है इस मेमोरेंडम के थ्रू कि भाई आपकी कंपनी में क्या क्या होगा, कितना कैपिटल आप मैक्सिमम रखोगे, किस तरह से आप काम करोगे, क्या नेचर ऑफ बिजनेस होगा, वो सारी बातें हम इसमें बताएंगे, इस डॉक्यूमेंटेशन में बताएंगे, राइट? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में समझते हैं। एमओए में जो बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल आपके समझने वाली है वो क्या है? हम इसमें अपनी कैपिटल के बारे में बताते हैं। हम इसमें अपनी कैपिटल की, हमारी कैपिटल कितनी होने वाली है इस कंपनी की, और वो जो कैपिटल हम लोग बताएंगे ना, उस कैपिटल का नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड का मतलब हमने इस कैपिटल को रजिस्टर्ड करा लिया है आरओसी में, डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया, इसका रजिस्टर्ड है, लोगों को पता है, गवर्नमेंट को पता है इसके बारे में। ठीक है, इस रजिस्टर्ड कैपिटल का एक दूसरा नाम भी होता है नॉमिनल कैपिटल। इसको मैं रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दूं या नॉमिनल कैपिटल बोल दूं, एक ही बात है। एक तीसरा नाम भी होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड, जो सबसे ज्यादा नाम आपको यूज करना पड़ेगा, आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से लिखा होगा, लेकिन है वो यही रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। और शॉर्ट में अगर आप इसको समझे तो हम इसको मैक्सिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल। ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल का मतलब क्या है कि ये वो कैपिटल का अमाउंट है जो किसी भी कंपनी में मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है। इससे ज्यादा की कैपिटल अब अलाउड नहीं है कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने मेमोरेंडम में इतनी ही कैपिटल बताई है। वो जितने भी बताइए, 1 लाख बताइए, 5 लाख बताइए, 10 करोड़ बताइए, कुछ भी बताइए, वो उसकी मैक्सिमम कैपिटल है, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी रजिस्टर्ड कैपिटल। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल यहां पर बता दी, अपने मेंबर्स के बारे में डिटेल्स वगैरह बता दी। अब इस ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद एक दूसरी कैपिटल आएगी जिसका नाम होगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो हम इसमें से, याद रखना, किसमें से? रजिस्टर्ड कैपिटल में से पब्लिक को इशू करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मान लो ये जो हमारी कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपीस की है, हमने बोला कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी कितनी होगी? 100 करोड़ रुपए होगी। हम
उस 100 करोड़ में से कितने शेयर्स या कितनी कैपिटल पब्लिक से लेना चाहते हैं, वो हमें डिसाइड करना, वो हमारा टेक है, राइट। मुझे जितनी जरूरत होगी मैं उतना पब्लिक को ऑफर कर दूंगा शेयर्स। अब पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने का मतलब है कि मैं पब्लिक को बोल रहा हूं कि भाई आओ, ये कंपनी है, ये वाला वर्क है, ये प्रोजेक्ट है, इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह से कमाएंगे, ये पूरा प्रोसीजर होगा, इतने का शेयर होगा और मुझे इतने पैसे चाहिए पब्लिक से। मैंने क्या किया, उसके लिए एक बनाया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस समझते हो बेटा क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, देखो मैं बताता हूं। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इस पूरे इशूड कैपिटल की डिटेल्स होती है, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी कहां पे इन्वेस्ट करेगी, कंपनी कैसा कमाएगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या मार्केट कहती है, बहुत सारी बातें इसमें होंगी। और उसके साथ साथ यह भी इंफॉर्मेशन होगी इसमें कि हमारा जो शेयर होने वाला वो कितने रुपए का होने वाला है। मान के चलो उसमें बोला जी 100 रुपए का एक शेयर होगा, इसमें यह भी बताया हुआ होगा कि आपको क्या इकट्ठा 100 रुपए देना है या इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। तो मतलब वो सारी बातें हमने किसमें डाल दी, एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसका नाम क्या है, प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी क्या करेगी, उस प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज करेगी। मतलब यहां पर वो जिसने एक स्कीम निकाली, राइट, एक ऑफर निकाला। ऑफर को क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। पता नहीं आप लोगों ने कभी नाम सुना नहीं सुना आईपीओ का। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी किसी भी कंपनी के नए शेयर्स आते हैं तो वो आईपीओ के थ्रू आते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर पहले कंपनी निकालती है, एडवर्टाइज करती है उसको, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि ये कंपनी शेयर्स बांट रही है, बेच रही है। आ रही है बात समझ में? अब पब्लिक क्या करेगी, इस आईपीओ के थ्रू इस प्रोस्पेक्टस तक पहुंचेगी, इस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स को पढ़ेगी और वो डिटेल्स पढ़ने के बाद वो डिसाइड करेंगे लोग कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अब हमने बोला कि भाई हम इस प्रोस्पेक्टस में 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपीस किसको लेना चाहते हैं, पब्लिक का पैसा लेना चाहते हैं। 50 करोड़ रुपए का पब्लिक का पैसा हम लोग को चाहिए, इसमें से आधा पैसा पब्लिक का चाहिए। तो इसका मतलब मेरी इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई, 50 करोड़। समझ में आई? ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है मेरी, 100 करोड़ का मतलब ये नहीं कि मेरा कंपनी में 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, नहीं। यहां पर तो इसका मतलब ये कि मैं मैक्सिमम इतनी कैपिटल कर सकता हूं अपनी कंपनी में। अभी कितनी करनी है मुझे अभी चाहिए 50 करोड़ रुपए। मेरे इस प्रोजेक्ट में 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जो कि मैं पब्लिक से लेना चाहता हूं, या मे भी हो सकता है 70 करोड़ का आएगा, तो 20 करोड़ रुपीस तो मेरे पास है, 50 करोड़ पब्लिक से ले लेते हैं। तो इस तरह से काम हो जाएगा, राइट। तो ये हो गई बेटा हमारी इशूड कैपिटल। तो दो टाइप की कैपिटल समझ ली, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरी इशूड कैपिटल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा इनके बारे में। तीसरे टाइप का कैपिटल होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या, देखो मैंने तो बोल दिया भाई लोगों को कि लाओ जी 50 करोड़ रुपया दे दो, मुझे 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसके बदले में लोगों को क्या मिलेगा, शेयर्स। शेयर्स मिलने से क्या होगा, शेयर मिलने से प्रॉफिट होगा। ये किस बात की गारंटी तो नहीं है, इस बात की गारंटी तो नहीं है, कंपनी तो नई खुली है, डुबो दी तो कंपनी का पैसा तो डूब गया। कंपनी का पैसा डूबा का मतलब पब्लिक का पैसा भी डूबा है या नहीं। तो पब्लिक ना बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेगी। अब जितना भी पब्लिक ने डिसीजन लिया, मान के चलो मैंने बोला था जी 50 करोड़ रुपया चाहिए, पब्लिक को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। मान लो दो सिचुएशन समझते हैं। पहला, पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पब्लिक ने बोला लाओ जी लाओ, हमें शेयर दो, सब लोग आने शुरू हो गए, सबकी एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई। और जब एप्लीकेशन आई तो हमारे पास 150 करोड़ रुपीस के पैसे आ गए, 150 करोड़ रुपीस के शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। हम कितनी दे सकते हैं, बेटा, जितनी इशूड कैपिटल हमने, जितनी प्रोस्पेक्टस में बोली है उतनी। ऑथराइज कैपिटल के बराबर भी नहीं दे सकते। कितनी दे सकते हैं, इशूड कैपिटल के बराबर तक दे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यानी मैं इस 50 करोड़ रुपीस में से 50 करोड़ रुपया 150 में से 50 करोड़ रुपीस ही सब्सक्राइब करूंगा, पब्लिक को दूंगा, बाकी के 100 करोड़ रुपए का पैसा रिटर्न हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। आई बात समझ में, राइट। एक तो सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन हुई, पब्लिक ने बोला कि भाई हमारे पास तो 50 करोड़, यानी पब्लिक की जो टोटल एप्लीकेशंस के पैसे आए वो कितने आए, 45 करोड़ रुपीस आए। हमने मांगे कितने थे, 50 करोड़, कम आए, 90% आ गया। अगर इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्राइब हो जाता है तब तो मेरा ये आईपीओ पास हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे।
लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन 90% से कम रह जाता, अगर ये 44 करोड़ रुपीस हो जाता या 44.9 करोड़ भी हो जाता, तो ये आईपीओ क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। अब ये आईपीओ कैंसिल होने का मतलब क्या है, आईपीओ कैंसिल होने का मतलब क्या है बेटा, कि अब जितना भी पैसा पब्लिक से आया, मान लो 48 करोड़ रुपीस आया, उस 44 करोड़ रुपीस आया, तो उस 44 करोड़ रुपीस को भी कंपनी नहीं रख सकती, उसको वापस भेजना पड़ेगा दोबारा से, फिर दोबारा से नई स्कीम निकालनी पड़ेगी, लोगों को दोबारा से कन्विंस करना पड़ेगा कि ले लाओ। आ रही है बात समझ में? तो उस केस में आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। कितना कम से कम होना चाहिए सब्सक्रिप्शन, 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल, 90% ऑफ। तो यहां पर हमने 3 तरह की कैपिटल समझी। अभी सब्सक्राइब्ड में 2 तरह की होती है, मैं बताऊंगा अभी। पहले इन 3 तरह को रिवाइज करते हैं। सबसे पहली कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल, याद रखनी है, ऑथराइज सीक्वेंस में बैलेंस शीट में लिखनी पड़ेगी आपको। पहला आ गई ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि क्या है, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकंड आ गई इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या है, जितनी हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं, जितनी कंपनी पब्लिक को इशू करे, दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। और थर्ड कैपिटल कौन सी हो गई, थर्ड कैपिटल हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, जितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब करी, जितना पब्लिक ने मांगा, जितनी एप्लीकेशंस भेजी। आ गई बात समझ में? अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, इसमें 2 तरह की कैपिटल आ गई। एक हो गई सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी हो गई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अगर नहीं पता होंगी तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि ये उन लोगों के पैसों की बात हो रही है, उस अमाउंट की बात हो रही है जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब भी किया और पूरा पैसा दे भी दिया। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जी 100 रुपए का एक शेयर मिलेगा आपको, 100 रुपए का एक शेयर है, यानी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज की। लेकिन आपको वो इकट्ठा नहीं देना, आप एक काम करो, उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे देना। आप पहले दे दो 25 रुपए, फिर उसके बाद 25 रुपीज, फिर आप 25 रुपीज और फिर 20, तो ऐसे करके 25 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप मुझे पैसा दे देना। तो पब्लिक ने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, 25 रुपीज सबने भेज दिए, सब्सक्राइबर्स हो गए वो, ठीक है, सब्सक्राइब हो गई कैपिटल। अब जितने लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, चारों इंस्टॉलमेंट्स दे दी, वो चारों के चारों जो पैसे आए वो किसमें चले गए बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाले कैपिटल के अंदर चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, लेकिन ये नहीं दिया, फाइनल कॉल में पैसे ही नहीं थे उनके पास, दिए ही नहीं, डिफॉल्टर हो गए, डेट निकल गई, पैसा नहीं आया। तो ये वाले जो पैसे जो आए, ये कौन से हैं, सब्सक्राइब तो हुआ शेयर, बिका तो सही शेयर, लेकिन पूरा पेड अप नहीं हुआ, पूरा पे नहीं किया उन्होंने, दैट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बात समझ में आ गई, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? वेरी गुड। अब जब हम लोग पब्लिक को शेयर इशू करते हैं ना बेटा, जब हम लोग पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो 2 तरह के शेयर्स होते हैं, 2 तरह के शेयर्स को आपने समझना है। एक होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी थ्योरी की, हम आज प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, इक्विटी का मतलब होता है जो पैसा ऑनर का लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, ठीक है। आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो और जब उसमें आप कैपिटल की बात करते हो, जब पार्टनर्स की बात करते हो, जब वो अपना कैपिटल आता है, दैट इज इक्विटी एक्चुअल, राइट। तो इक्विटी का मतलब होता है जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया और उसमें वी आर रेडी टू टेक रिस्क, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस, दोनों तरफ के लिए एग्री हैं हम लोग। प्रॉफिट के लिए तो डेफिनेट सी बात है, सोच करके लगा रहे हैं कि प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसके लिए भी वी आर एग्री। तो यहां पर ना रिस्क होता है, यहां पर क्या होता है, रिस्क। पैसा आपका कई गुना भी हो सकता है 3-4 टाइम्स बढ़ जाए। आपने 10,000 रुपीज लगाया, 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, हो सकता है 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो 10,000 रुपीज लगाया वो जीरो भी हो जाए, दैट रिस्क इज ऑल्सो देयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल लेने का रीजन क्या होता है, जो पर्सन, जो पब्लिक का, जो भी पब्लिक इक्विटी शेयर की तरफ जाती है, वो कहीं ना कहीं उस कंपनी की मालिक भी बन रही है,
मतलब उस कंपनी का ऑनरशिप भी मिल गया उसको। अब जो राइट्स होंगे ना इस पर्सन के पास, उस राइट्स के हिसाब से वो कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उस तरह का राइट्स मिल जाता है अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो। अब फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के शेयर्स ले लिए, तो मैं कहीं ना कहीं, चाहे बहुत छोटे से परसेंटेज में क्यों ना हो, रिलायंस की ऑनरशिप है मेरे पास, यानी रिलायंस का मालिक मैं भी कहलाऊंगा। मेरे पास भी नोटिफिकेशंस आते हैं, मेल्स आती हैं कि भाई इनकी मीटिंग हो रही है और ये वर्चुअल मीटिंग है, आप इसको अटेंड कर सकते हो। आते हैं मेल, एक्चुअल में आते हैं। तो जिस जिस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं उनकी मीटिंग्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देयर इज एन ऑप्शन, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यू आर ऑल्सो द ऑनर। आ रही है बात समझ में? 100 करोड़ रुपए की कंपनी है, सुनो, 100 करोड़ रुपए की कंपनी है, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो मेरा कितना परसेंटेज हुआ? 1%। अगर 1 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को कितना परसेंट मिलेगा प्रॉफिट? सिर्फ 1%। और अगर सोचो मैंने सिर्फ 10 ही लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कितना मिलेगा? 0.1%। और अगर मैंने सिर्फ 85,000 डाला तो भाई फ्रैक्शनल वैल्यू में नजर भी नहीं आएगा कहीं पर। सोच रहे हो? तो उतना ही परसेंटेज का मालिक। बात समझ में आ गई? राइट, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई बात इक्विटी की, जहां पर क्या है? रिस्क। लेकिन एक शेयर होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में ना लो रिस्क होता है। लो रिस्क का मतलब क्या है भाई? यहां पर ना नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? फिक्स्ड डिविडेंड। अब ये फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब क्या? इनको भी डिविडेंड मिलता है, इनको भी क्या मिलता है? डिविडेंड इनको भी मिलता है। ये डिविडेंड कौन सा है? ये डिविडेंड जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा है। अब सुनो, आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, मान लो रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो रिलायंस का जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में आपका भी तो हिस्सा है। जितना परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप आपके पास है उतना परसेंट आपको प्रॉफिट में से मिलना चाहिए। और वो जो पैसा आपको मिलता है उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? डिविडेंड। आ गई बात समझ में? यहां पर वेरी करेगा डिविडेंड, जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से डिविडेंड आएगा, कुछ फिक्स रेट नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपको एक फिक्स डिविडेंड पहले से पता होता है कि 5% है, 10% है, 20% है, 15% है, पहले से पता है कि इतना परसेंट डिविडेंड हर साल मिलना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स की पहला फायदा तो समझ में आ गया। दूसरा फायदा, इनको हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। जब भी कंपनी डिविडेंड से बांटेगी लोगों को तो इन दोनों में से पहले किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, इसलिए इसका नाम प्रेफरेंस है। इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, इनको देने के बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी वालों के पास जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए हम इसके ऊपर और आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी कराऊंगा तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी थ्योरी, तो पहले हम लोग कुछ एक प्रैक्टिकल्स पर आ जाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए पहले यहां तक समझ में आ गया। अब मान लो आप एज ए कंपनी में एक सीए हो, ठीक है, वहां पर अकाउंटिंग कर रहे हो। अब उस कंपनी ने बोला कि मुझे पब्लिक को, यानी पहले उसकी ऑथराइज कैपिटल बताई। पहले हमने बोला जी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की उसकी ऑथराइज कैपिटल, एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। उसने बोला जी मुझे पब्लिक को इसमें से इशू करना है 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू करने हैं, राइट। और एक शेयर की वैल्यू बताई गई है 10 रुपए की, 10 रुपीज का एक शेयर है। मुझे कितने पैसे चाहिए इकट्ठे करने हैं? 10 लाख। तो कितने शेयर्स बांटने पड़ेंगे बेटा? कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख। यानी अगर मैं 1 लाख शेयर्स पब्लिक में बांट दूं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 10 लाख। तो अब हम लोग 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स को पब्लिक को देना चाहते हैं। ये हमने प्रोस्पेक्टस निकाला और उस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हमने बोला कि भाई इसको आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे देना, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे देना। पहली इंस्टॉलमेंट आप देना 4 रुपीज की, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देना 4 रुपीज की, और बाकी बचे हुए 2 रुपए तीसरी इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो इस तरह से करके आपने 10 रुपीज देने, पब्लिक को बता दिया ये इंफॉर्मेशन। ये जो 4 रुपीज आप स्टार्टिंग में लेते हो इसका नाम है, इसका नाम क्या है? ये है हमारी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। ये क्या है हमारा? ये है हमारा अलॉटमेंट। ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। और ये क्या है? हमारी कॉल। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि लास्ट यही है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई है।
आगे बात समझ में? अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। जब हम लोग ने प्रोस्पेक्टस दिया पब्लिक को, पब्लिक के पास एक डॉक्यूमेंट पहुंचा, पब्लिक ने पढ़ा, उनको इंटरेस्ट आया कि हाँ जी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है मुझे, तो वो क्या करेंगे, उस प्रोस्पेक्टस के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा। वैसे तो आजकल कुछ ऑनलाइन है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जो पहले होता था। उस प्रोस्पेक्टस के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। पब्लिक का जिस भी पर्सन को इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को निकालेगा, उसको फिल करेगा, जो जो डिटेल्स मांगी है, और वो फॉर्म भेज देगा कहां पर, कंपनी में, कि हाँ जी मुझे इतने इतने शेयर्स चाहिए आपके। अब ऐसे तो भैया कोई भी उठ कर दे देगा, प्रोस्पेक्टस तो फ्री में बट रहे हैं। कहीं पे भी जाओ, बैंक में जाओ, प्रोस्पेक्टस पड़े होंगे हमारे, उठा लो। कोई भी चलता फिरता आया, कुछ पैसे हैं नहीं है, बस फॉर्म भर करके भेज दिया कंपनी, मैं भी मालिक बनूंगा जी। आ रही बात समझ में? तो कंपनी ने क्या कहा कि आप भेज तो सकते हो प्रोस्पेक्टस, कोई भी भेज सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इनिशियल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। यानी जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम कितने पैसे देने हैं शेयर के हिसाब से, 4 रुपए। तो 4 रुपए पर शेयर, यानी अगर आपने 100 शेयर्स मांगे तो 400 रुपए भेज दो, चेक दे दो 400 रुपए का, राइट? तो आपको हम लोग वो शेयर्स अलॉट करेंगे। आगे बात समझ में? अब इसके बाद जितनी भी एप्लीकेशंस आई वो हमने इकट्ठी कर ली, सारे पैसे बैंक में डाल लिए। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे किसको शेयर्स देने हैं, किसको शेयर्स नहीं देने। ये डिसीजन क्यों लेने की जरूरत है? क्यों लेने की जरूरत है? क्योंकि हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किसको दें, किसको मना करें, राइट? अब किसको कितने देने हैं, किसको मना करना है, वो डिसीजन कौन लेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स के पास होता है, राइट? तो कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन को कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। तो दूसरा कॉल कौन सा हो गया? अलॉटमेंट। जैसे ही कंपनी ने डिसाइड किया इस एप्लीकेशन के बाद कि भाई हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो उनके पास एक लेटर पहुंच जाएगा, एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, एक मेल पहुंच जाएगी कि भाई आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं और आप अपनी अगली इंस्टॉलमेंट जो 4 रुपीज की वो भेज दो। उसका कुछ टाइम दे दिया, 14 दिन 15 दिन, कि 15 दिन के अंदर ये पैसे हमारे पास भेज दो, आपको शेयर्स अलॉट हो गए, इतने शेयर्स अलॉट हो गए, इसके हिसाब से इतने पैसे भेज दो। आगे बात समझ में? और फिर उसके बाद जब आगे मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी, जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी, तो तब वो अपनी ये वाली कॉल कर लेगी, फाइनल कॉल। जब तक जरूरत नहीं है तब तक वो नहीं कॉल रही कॉल। ये कब हो गए? ये कब पैसे दिए आपने? अप्लाई करते समय। ये कब दिए? जब आपको शेयर्स अलॉट हो गए। ये कब देने हैं? जब भी कंपनी मांगेगी। अब ये कंपनी के ऊपर है, वो मांगे या ना मांगे, या कब मांगे, ठीक है? जब मांगेगी तब आपको देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई, बोरिंग चीजें सारी समझ ली हमने। आप लोगों का काम क्या है? अकाउंटेंट। आप लोग कौन हो? अकाउंटेंट्स हो, सीए हो। हमारा काम है अकाउंटिंग करने का। तो हमारा रोल यहां पर कब आएगा? आपका रोल आएगा जब एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा। भाई आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हो ना अभी, तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से जितना पैसा आपके पास आया आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसी क्वेश्चन को बेस बना करके देखेंगे बेटा। देखो सबसे पहली एंट्री जो आपकी बुक्स में होगी वो पैसा इकट्ठा करने की होगी। जितनी भी एप्लीकेशंस आई उनके साथ चेक लगे हुए आए थे, आपने क्या किया, उन सारे चेक्स को निकालो और जाकर के बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा कराने के बाद हमारी एंट्री क्या होगी, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, राइट? अब बैंक में कितने पैसे आए, मान लेते हैं 1 लाख शेयर्स के ही पैसे आए, हमने 1 लाख ही चाहिए तो 1 लाख ही एप्लीकेशन आई, तो 1 लाख के हिसाब से 4 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट है, तो कितने पैसे आ गए, 4 लाख। कितने पैसे आ गए बेटा, ये बात समझ में आ गई? 4 लाख रुपीस आ गए आपके पास, पब्लिक ने भेजे हैं, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, तो टोटल 4 लाख रुपए आए। ये बात समझ में आ रही है? ओके, ये जो पैसे आए ये किस नाम पर आए, इसे बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन है। इसको आप डाल दोगे एक अलग से अकाउंट में जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि आपके पास भाई ये 4 लाख रुपए आए हैं, किस बात के आए हैं, तो नरेशन में लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। और ये जो एप्लीकेशन अकाउंट बना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारे लिए किस नेचर का अकाउंट है, ये आपके लिए एक लायबिलिटी, ठीक है? आपके पास अब पब्लिक का पैसा पड़ा है, क्या करोगे इस पैसे का, इस पैसों का क्या करना है आपने, किस वजह से आया ये पैसा, शेयर्स के लिए आया, तो आपको इनको क्या देने हैं, शेयर्स देने। तो आपकी पहली एंट्री समझ में आ गई, शेयर एप्लीकेशन का जैसे ही पैसा आएगा तो आप इसके बदले में उनको क्या दे दोगे, शेयर्स दे दोगे। अब शेयर्स देने की एंट्री क्या होती है, देखो ये जो आपकी लायबिलिटी है इसको खत्म करना है, तो पहले इसको डेबिट करो। क्या लिखा आपने,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा था इसमें, 4 लाख रुपीस था, और ये आपने किसको दे दिया, इनको शेयर्स के रूप में बांट दिया। तो आपको यहां पर अकाउंट क्या रखना है, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये ना अकाउंट के नाम अभी के अभी याद कर लो, आज वो बच्चे घर जाएंगे जिनको ये याद हो जाएंगे नाम, नहीं तो आज साहब रात भर मेरे साथ हैं, तो जब तक ये याद नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाली एंट्री देखो क्या हुई, आपने ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, इस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बात समझ में आ गई, बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, किस चीज को ट्रांसफर किया, यहां पर आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर। तो देखो अब ये देखो बेटा, ये सेकंड एंट्री थी। अब ना क्या होगा, ये जितनी भी चीजें 1 2 3 3 इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है, हर एक इंस्टॉलमेंट की कम से कम 2 एंट्री होंगी। ये हमने कौन सी एंट्री कर दी, ये हमने कौन सी एंट्री कर दी, एप्लीकेशन मनी को सेटल कर दिया सारा, जितना भी एप्लीकेशन मनी आया उसको हमने उसके बदले में कैपिटल दे दिया। जैसे ही आप इनको अलॉट कर दोगे तो फिर इसका मतलब आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो। अब जरा ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, आपने सबसे पहले इस स्टेज में क्या किया था, पहले पैसा रिसीव किया था, है ना, क्योंकि क्यों पहले पैसा रिसीव करने की जरूरत थी, क्योंकि हम नहीं जानते कौन है पब्लिक, कौन सा बंदा कितना इंटरेस्टेड हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा, उसी हिसाब से हम उनको शेयर्स देंगे। तो पहले पैसा आता है, उसके बाद उनको शेयर्स दिए जाते हैं। अब जब ये प्रोसेस हो चुका, एप्लीकेशन वाला पूरा प्रोसेस हो चुका, तो जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, जिन जिन लोगों को आपने शेयर्स दिए, वो आपके क्या लगे, वो आपके क्या लगे, वो आपके शेयर होल्डर्स लगे। कौन लगे, शेयर होल्डर्स। अब ये जो शेयर होल्डर्स है, यानी जो ऑनर्स बन गए आपकी कंपनी के, अब तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। अब आप, इन्होंने आपको 4 लाख रुपया दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा फेज जब आएगा, फर्स्ट फेज में पहले पैसा आता है, ये याद रख लो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये भूल जाओगे नहीं तो। फर्स्ट फेज में पहले पैसा आता है और फिर शेयर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद पहले उनको शेयर दे देंगे, फिर बाद में पैसा आएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे हो रही है एंट्री, पहला ये वाला एप्लीकेशन वाला समझ में आ गया। सेकंड फेज देखो, अब मुझे क्या करना है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब है मुझे अब 4 रुपए का शेयर कैपिटल और बढ़ाना है, उनको और इन्फॉर्म कर देंगे भाई हमने 4 रुपए और आपके शेयर कैपिटल में डाल दिए। ये वाला शेयर कैपिटल डाला था 4 रुपए के हिसाब से, अगली कॉल भी कितने की है, 4 रुपए की है। तो अब अगली एंट्री देखो क्या होगी यहां पर, यानी थर्ड एंट्री। सबसे पहले आपने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ये कितने की कॉल है बेटा, 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपए की कॉल है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया, 4 लाख रुपीस आ गया। कोई डाउट यहां पर? तो इसकी नरेशन में क्या डाला, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, यानी अब आपने पब्लिक पर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया। हमने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई हमने आपका शेयर कैपिटल बढ़ा दिया है, यानी आपका ऑनरशिप और बढ़ गया है। बात समझ में आई, 4 लाख रुपए और पब्लिक के नाम पर हमने अलग कर दिया है, अब आप उसका पैसा भेज दो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फोर्थ एंट्री में क्या होगा, पैसा आ जाएगा, आपने पैसा मांगा तो पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने पैसे आए, 4 लाख। किसके आए भाई, शेयर अलॉटमेंट के नाम पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब जरा ध्यान से इन दोनों में कंपैरिजन करो, ऊपर वाली एंट्री में और इन दो एंट्रीज में कंपैरिजन करते हैं, इस डिफरेंस को समझते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर पहले पैसा आया, फिर आपने शेयर कैपिटल को बढ़ाया। पहले ये हुआ, पहले पैसा आया फिर शेयर कैपिटल को बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहले शेयर कैपिटल को बढ़ाया, बाद में पैसा आया। बात समझ में आ रही है? तो बस यही डिफरेंस है, इसमें भी 2 एंट्रीज हुई, इसमें भी 2 एंट्रीज हुई। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब लास्ट वाला स्टेज क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री में क्या करोगे, सबसे पहले उनको शेयर कैपिटल
ड्यू करोगे। तो यहां पर हमने क्या डाला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब ये कितना पैसा मांगना है आपने इनसे, टोटल में 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 रुपए की कॉल है। 2, इसको क्या करोगे आप, शेयर कैपिटल में डाल दोगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा, 2 लाख। नरेशन में क्या आ गया यहां पर, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पब्लिक पर ड्यू कर दी, उनको बता दिया, लेटर भेज दिया कि हाँ जी लाओ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, जरूरत पड़ गई है। पब्लिक क्या करेगी, पैसा भेज देगी भाई। तो एंट्री क्या हो गई हमारे पास, जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, 2 लाख रुपए आ गए, किस नाम पर आए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, 2 लाख। नरेशन में क्या आ गया, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बस ये हो गई हमारी टोटल 6 एंट्रीज, जो कि आपको समझनी है बेटा। टोटल जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, देखो जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कम से कम उतनी ट्रांजेक्शन होंगी। यानी यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट यानी 6 एंट्रीज बननी है। तो हमने 6 की 6 ट्रांजेक्शन यहां पर कर ली। देखो पहली एंट्री में क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपका बिल्कुल बेस बनाना है। सबसे पहले क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, रिसीव हो गया। उस पैसे को कहां ट्रांसफर किया, शेयर कैपिटल में, यानी शेयर्स अलॉट कर दिए। जैसे ही शेयर अलॉटमेंट हो गया, हमने लोगों को इन्फॉर्म किया कि भैया अब आप के ऊपर एक अलॉटमेंट का अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, आप उसके पैसे भेज दो। तो लोगों ने उसका पैसा भेज दिया। आगे बात समझ में, बात समझ में आई। फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी कॉल्स की, तब हम लोग उसको ड्यू कर देंगे। पहले ड्यू करने, जब भी कोई भी कॉल ड्यू होती है तो कैसे ड्यू होती है, उस कैपिटल उस कॉल का नाम आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, राइट, यानी शेयर्स बांट दिया आपने। अब इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा जब, तो ये वाला जो आपने अकाउंट बनाया था उसको यहां पर क्लोज कर दो, वो पैसा आ गया हमारे पास। याद हो गया, ठीक है। अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ रहा है, तो सबसे पहली एंट्री में क्या किया था हमने, सबसे पहला काम क्या होता है, बैंक में पैसा आता है। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा, शेयर। अब एप्लीकेशन को हम सॉर्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही तो कैपिटल देंगे ना। तो इसलिए सेकंड एंट्री में क्या करते हैं, उस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में डालने का मतलब आपने शेयर्स दे दिए, ठीक है। वो जो शेयर्स की वैल्यू जा रही है वो कौन से अकाउंट में जा रही है, शेयर कैपिटल के अकाउंट में जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो पहली 2 एंट्रियां क्लियर है, ठीक है। ये होगी हमारी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बाद क्या आया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के केस में पहले आप शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे, बाद में पैसा आएगा। उल्टा हो गया, एप्लीकेशन में क्या हुआ था, पहले पैसा आया था, फिर शेयर्स को बढ़ाया था। अब क्या हुआ, पहले शेयर्स बढ़ा दिए और उसके बाद क्या होगा, पैसा। अब इसकी एंट्री क्या हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद पब्लिक ने हमें उसका पैसा भेजा। तो क्या एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर हो गया। 5th नंबर पर जो कॉल थी उसको पहले ड्यू करेंगे। जब भी किसी भी कॉल को ड्यू करना है तो उस कॉल के नाम का अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जब जब शेयर्स देंगे तब तब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और जब उसका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, और उस अकाउंट को, जिस अकाउंट में आपने उनको ड्यू किया था, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस अगर आपने ये 6 एंट्रीज को समझ लिया बेटा, तो यानी आप शुरुआत सही कर सकते हो। फिर धीरे धीरे कर करके कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाना शुरू करेंगे हम लोग। बहुत सारी चीजें अभी इसमें आएंगी, कॉल्स इन एरियर आएगा, फॉरफीचर आएगा, प्रो राटा आएगा, रीइश्यू आएगा, कंसीडरेशन अदर कैश अलग का कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। बहुत सारी चीजें समझनी है अभी, लेकिन ये पहले ये बेसिक्स को क्लियर करना है। क्लियर है, चलिए अभी ना हम एक क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक का, और उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। तो चलिए फटाफट अपनी बुक्स ओपन कर लो।